ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 12/4/2023 ನಡೆದಂತಹ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. रोमन संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं. इनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप लिखिए. ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದ का विलोम रूप है. उत्तर ऑप्शन बी अज्ञान. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बहन शब्द का पुल्लिंग रूप है. बहन शब्द का पुल्लिंग रूप ऑप्शन डी भाई. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है. उत्तर ऑप्शन सी पैसे. नेक्स्ट ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया रूप है. उत्तर ऑप्शन ए गिराना. नेक्स्ट ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, परोपकार शब्द में संधि है. उत्तर ऑप्शन सी गुण संधि. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, राजमहल शब्द में समास है. उत्तर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास. नेक्स्ट ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, मोटर उसके ऊपर से निकल गई. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. उत्तर ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक. ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, देश को तुम डैश गर्व है. रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा. उत्तर ऑप्शन डी पर. रोमन संख्या 2, निम्नलिखित प्रथम दो शब्द के सूचित शब्दों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, सक्सेना परिवार का मालिक धीरज सक्सेना रोबोट कंपनी का मालिक. उत्तर रोबोजित. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕುವೆಂಪು ಜ್ಞಾನಪೀಠ से पुरस्कृत, डॉक्टर CN राव ಭಾರತ ರತ್ನ पुरस्कृत. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟೋಲಿಕಾ ನಾಮ್ ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಆದರೆ ಟೋಲಿಕಾ ಮುಖಿಯ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು कृष्ण को छेड़ने वाला बलराम ಆದರೆ कृष्ण को मानने वाली यशोदा. नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. ಇದರೊಳಗೆ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है. उत्तर टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बाल शक्ति टोल की तारीफ किसने की. उत्तर बाल शक्ति टोल की तारीफ कलेक्टर साहेब ने की. नेक्स्ट 15ನೇ प्रश्ने, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं. उत्तर कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. 16ನೇ प्रश्ने, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है. दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया विचित्र और नवीन है. नेक्स्ट रोमन संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 पूर्ण वाक्य में लिखिए. 17ನೇ प्रश्ने, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया. उत्तर देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर. जब चप्पलें चोरी नहीं होती, एक ही जगह छोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा. मैंने ऐसा ही किया था. 18ನೇ प्रश्ने, धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया. उत्तर क्योंकि साधुराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई. धीरज सक्सेना से परिवारों वालों का यह दुख नहीं देखा गया. तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने रोबोट रखने का निर्णय लिया. नेक्स्ट 19ನೇ प्रश्ने, लालिम और किंचा लालिदाम ने किन किन जानवरों से मुलाकात की. उत्तर लालिम और किंचा लालिदाम ने हाथी, सांप, भैंस और मछली जानवरों से मुलाकात की. 20ನೇ प्रश्ने, प्रेमचंद्र के अनुसार सेब का क्या महत्व है. रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी.
सेब में बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं। सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना है। भाईचारा को समझना, बुद्धि पर हृदय की जीत करना। 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि यशोदा और नंद तुम्हारे माता पिता नहीं है। यशोदा और नंद का रंग गोरा है, तुम्हारा रंग काला है, तुझे उन्होंने मोल लिया है। 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, शनि ग्रह के उपग्रहों के बारे में लिखिए। उत्तर, शनि ग्रह के चारों ओर शनि ग्रह ಸೌರಮಂಡಲ का ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ कैसे? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ। उत्तर, 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वायोजर शनि के नज़दीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए हैं। 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲ का अत्यंत सुंदर ग्रह है कैसे? ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, शनि ग्रह के चारों ओर वलय गोल दिखाई देते हैं। ये वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट है। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह बनाया है। 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, सत्य की महिमा पाठ में किन किन महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, सत्य की महिमा पाठ में सत्य हरिश्चंद्र, दशरथ महाराज, महात्मा गांधी जी और जॉन मैन्सफील्ड महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ, मीना मैडम ने कार्य शिविर में कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोट गुड़िया बनाना आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया था। नेक्स्ट 5ನೇ मेन क्वेश्चन नंबर अನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, रोमन संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखिए। 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 9 ಇರ್ತವೆ, ಟೋಟಲ್ 27 ಅಂಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು। लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तरವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, लेखिका को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। लेखिका माँ के समान गिल्लू का उपचार करती है। गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाती है। रुई से रक्त पोंछकर गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है। गिल्लू को खाने के लिए हमेशा काजू और बिस्कुट देती है। गिल्लू की अंत आ जाने पर उसके पंजे ठंडे होने लगते हैं तो तब लेखिका हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न करती है। गिल्लू की समाधि को सोंजुही की लता के नीचे बनाती है। नेक्स्ट 26ನೇ प्रश्ने, जलालुद्दीन व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। जलालुद्दीन एक स्थानीय ठेकेदार थे। कलाम के पिता इनके साथ नौकाएं बनाने का काम करने लगते हैं। जलालुद्दीन अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। जलालुद्दीन कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों
वैज्ञानिक खोजों आदि विषयों के बारे में बताते रहते थे। जलालुद्दीन ने कलाम जी के सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध करवाया। 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ रख दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। वश, रु, वश व धन, इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। नेक्स्ट 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या किया, विवरण दीजिए। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपने घुटनों के बल पर बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माते की ताज का चुंबन किया। अपने तैले से हनुमान चालीस और दुर्गा माँ के चित्र निकाला। इन चित्रों को लाल कपड़े में लपड़े और चींटी से छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उसके बाद अपने रज्जु नेता अंग दोरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमता नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराते हैं। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतवालियाँ शोभायमान है। नेक्स्ट 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कविता में मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, बताइए। उत्तर, भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत माँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त है। भारत भूमि के खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माँ सुख संपत्ति धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। नेक्स्ट 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कविता के आधार पर समय के महत्व को समझाइए। उत्तर, समय बहुत अनमोल है। समय का महत्व धन से भी ज़्यादा है। सब समय सुसमय होता है। समय को नष्ट करने से सुख नहीं मिलता है। आलस को छोड़कर जो काम करना है उसे उसी समय करना चाहिए। समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। हम जो भी काम करते हैं उसे मन लगाकर करना चाहिए। हमारी आत्मा पर हमें विश्वास करना चाहिए और संदेह को भगा देना चाहिए। हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। समय को अपना सच्चा साथी बना लेना चाहिए। नेक्स्ट 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। उत्तर, प्रस्तुत दोहे को राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित तुलसी के दोहे से लिया गया है। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में मुखिया के स्वभाव के बारे में बताते हुए तुलसीदास जी है कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, क्योंकि मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। उसी तरह मुखिया को भी विवेकवान बनकर काम अपनी तरह से करे, उसका फल सभी में बांटे। 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अपने पर्यावरण को ಸ್ವಚ್ಛ ರಖನಾ ಹಮಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ। ಇದರ ಒಂದು ಅನುವಾದವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. नेक्स्ट रोमन संख्या 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. 4 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಟೋಟಲ್ 8 अंकದ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ राज किशोर के दया गुण और सेवा भाव का वर्णन कीजिए. अथवा बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए. ಇದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ದಯಾ का गुणನ ನೋಡೋದಾದರೆ बसंत एक स्वाभिमानी पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे. पंडित राजकिशोर गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति है. पंडित राजकिशोर बसंत के आग्रह पर उसे सहायता करने की दृष्टि से एक चलनी खरीदते हैं. प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंचते हैं. बसंत का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं. बसंत को अस्पताल ले जाने का प्रबंध भी करते हैं. पंडित राजकिशोर दोनों भाइयों के साथ रहकर सांत्वना देते हैं. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है. बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है. बसंत परिश्रम करके जीने वाला लड़का है. छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर मेहनत से जीने वाला लड़का है. पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है. मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर पैसे लौटाने को भेजते हैं. नेक्स्ट रोमन संख्या 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ निम्नलिखित कवितांश को पूर्ण कीजिए ಅಂತ ಹೇಳಿ. असफलता डैश डैश भागो तुम. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. नेक्स्ट रोमन संख्या 7 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. 4 अंकದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಗದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ. विवेकानंद रोज व्यायाम करते थे, इसलिए उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर था. उनकी बुद्धि प्रकृति वे मृदुभाषी थे. बचपन से ही उनका झुकाव धर्म और दर्शन की ओर था. भगवद गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी जिसे वे रोज पढ़ते थे. ईश्वर को देखने की प्रबल आकांक्षा बचपन से ही उनके मन में थी. विवेकानंद के अनुसार नास्तिक वह है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ विवेकानंद का शरीर कैसा था. उत्तर विवेकानंद का शरीर स्वस्थ और सुंदर था. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ विवेकानंद रोज कौन कौन सी पुस्तक पढ़ते थे. उत्तर विवेकानंद रोज भगवद गीता पुस्तक पढ़ते थे. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा क्या थी. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ विवेकानंद का प्रबल आकांक्षा ईश्वर को देखने की थी. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ विवेकानंद के अनुसार नास्तिक कौन थे. विवेकानंद के अनुसार नास्तिक वह है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता. नेक्स्ट रोमन संख्या 8 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12-15 वाक्य में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧದ ವಿಷಯನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಮ ಸುಧಾರ್, ಅನಂತರ ಎರಡನೇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅನಂತರ ಮೂರನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅನಂತರ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪತ್ರ ಲಿಖಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. अपने घर में मनाए गए
हर घर तिरंगा ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ के बारे में वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. कोई कारण देते हुए अपने मुख्य ಅಧ್ಯಾಪಕಕ್ಕೆ नाम छुट्टी पत्र लिखिए. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಒಂದು ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರಜಾಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ पारिवारिक पत्र ಆದರೆ प्रेषक का पता और दिनांक संबोधन एवं सभिवादन पत्रिका कलेवर समाप्ति पत्र पाने वाला का पता. ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೇಷಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು, ಪತ್ರ ಪಾನೆ ವಾಲಾ ಕಾ ಪತ, ವಿಷಯ ಸಂಬೋಧನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಕಲೇವರ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ.